हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम आज सेकंड क्लास लेके आए हैं इंडियन पॉलिटी की। जो भारतीय राज व्यवस्था हमने स्टार्ट की थी उसकी सेकंड क्लास लेके आए हैं। और हमने आपको बताया था जो सेकंड क्लास है उसमें हम जो पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है वो कैसे निर्मित हुआ और कैसे कैसे उसमें जो फेज आए हैं और कैसे कैसे जो एक्ट आए हैं उनको पढ़ेंगे। और इससे भी पीछे हम जाके पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हुआ क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमारे संविधान को इतने वर्ष लग गए बनने में। और ऐसी क्या क्या परिस्थितियां उसके बीच में आई थी, क्या क्या ऐसी सिचुएशंस आई कि जिनकी वजह से हमें संविधान का निर्माण करना पड़ा था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का जो संवैधानिक इतिहास है, इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का जो आपका संवैधानिक इतिहास है ये 1773 से लेके 1747 तक चलता है आपका। 1773 से ये कैसे चलता है, कहानी तो इससे भी पीछे से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो हमारा संवैधानिक इतिहास है वो सबसे पहला कहाँ पे स्टार्ट होता है, 1773 से ही स्टार्ट होता है। लेकिन हम इससे पीछे जाना चाहते हैं और पीछे जा रहे हैं और पढ़ते हैं क्या, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियां जो हैं इनके निर्माण का क्रम पढ़ेंगे। इसके निर्माण का क्रम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में इसका आगमन का भी क्रम पढ़ेंगे कि ये भारत में कब आए, फिर इसके बाद में इसकी कंप्लीट चार्ट भी देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनके निर्माण का क्रम। तो सबसे पहले जो यूरोप में कंपनी का निर्माण हुआ था वो पुर्तगाल की कंपनी थी और ये 1498 में बनी थी और ये भारत भी 1498 ही में आए थे। और इनकी जो कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, इनकी कंपनी का नाम था। उसके बाद में जो कंपनी का निर्माण हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है, 1600 में निर्माण हुआ है और इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जिसका नाम डच मतलब डच जो नीदरलैंड में बनी थी, 1602 में बनी थी, जिसका नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। फिर डेनिश आए, डेनिश की कंपनी आपकी 1616 में बनी और ये इनकी जो कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और जो आपकी फ्रांसीसी हैं वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, 1664 में इनकी कंपनी का निर्माण होता है और 1664 में ये भारत में कदम रखते हैं, शायद 68 में रखते हैं कदम, लेकिन कहीं कहीं पे 64 में ही मिल जाता है कि कदम इन्होंने 64 में ही रख दिया था। और फ्रांस की जो ये की इसको नाम क्या दिया गया, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये सारे के सारे देश ईस्ट के थे। सारे के सारे के जो आपके देश थे वो आपके क्या थे, ये ईस्ट के नहीं थे, ये आपके कहाँ के थे, ये वेस्ट के थे। ये ईस्ट में अपना क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको कहा गया था, क्योंकि ये ईस्ट में जा रही थी अपना काम करने के लिए, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया था। अब ये जो कंपनियां हैं सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले पुर्तगाल का निर्माण हुआ, फिर ब्रिटेन का निर्माण हुआ, फिर आपका ये, फिर आपका ये, फिर ये आपका ये, इसके बाद में एक हुई थी स्वीडिश, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनका जो क्रम है वो आप याद रखिए, निर्माण का क्रम, निर्माण का क्रम। और उनकी सन 1600 में, डच आपकी 1602 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। अब हम इनका जो भारत का आगमन का क्रम है वो आप लोगों को दिखाते हैं कि ये भारत आगमन का क्रम इनका कब हुआ। जैसे पुर्तगाल आपका देखिए सेम टू सेम है, 1498 में निर्माण हुई, भारत में भी आई 1400 निर्माण मतलब 98 में। लेकिन यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो निर्माण हुआ था वो इंग्लैंड का था, यानी ब्रिटेन की थी दूसरे नंबर पे, और जो भारत में आई थी दूसरे नंबर पे वो डच आए थे। पुर्तगाल आए, उसके बाद में डच आए 1602 में, और जो ब्रिटेन आए थे वो 1608 में आए थे। उसके बाद डेनिश, फिर आपके डेनिश कब आए, 1620 में आए। फ्रांसीसी आपके 1664 में आए, कहीं कहीं पे मिलता है कि ये आपके 68 में आए हैं। तो ये आपका क्या है क्रम है। अब मैं एक बार इसको फिर से दिखा देता हूँ पूरा का पूरा कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, यूरोपीय देश पुर्तगाल, ब्रिटेन, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये आपके क्या है, 5 देश हैं जिनमें कंपनी का निर्माण आपका हुआ है। सबसे पहले आपका यहीं पे हुआ है पुर्तगाल में, फिर आपका 1600 में आपका ब्रिटेन में हुआ है, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1616 में आपकी क्या बनी, डेनिश बनी, और फ्रांसीसी 1664 में बनाते हैं अपनी कंपनी। और यहाँ पे थोड़ा सा ही बस उलटफेर है, बस यहाँ पे देखिए कि ये चीज यहाँ पर सेम है। बस यहाँ पे जो 1600 में आपकी क्या है ब्रिटेन की कंपनी बनी थी, वो आपकी क्या है 1608 में क्या होती है आपकी
भारत आती है। भारत कब आती है? 1608 में आती है। और जो आपकी डच है वो आपकी 1602 में ही भारत में आ जाती है। तो भारत आने का क्रम इनका थोड़ा उल्टा है। और वो किनका है कि भारत आने का क्रम अगर आप देखें तो भारत में जो आने का क्रम है वो आप लोगों को मैं दिखा ही चुका हूँ। भारत में आने का क्रम आपका क्या है? ब्रिटेन तीसरे नंबर पे आए थे। और अगर निर्माण क्रम पे देखें तो ब्रिटेन आपके यहाँ पे आ जाते हैं और बाकी चीजें सेम रहती हैं और डेट तो आपको पता ही है। तो ये आपका क्या है? इनका निर्माण का क्रम और आने का क्रम यहाँ पे मैंने दे दिया है। सबसे पहले क्या है? ये आए, फिर आपका कौन आए? ये आए थे, फिर आपका ये आए थे, फिर आपका ये आए, फिर आपका ये आए। तो ये आपको याद रखना है, अपने हिसाब से आप इसको शटल कर लेना दिमाग में कि मैंने इसमें कैसे करने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बाद। हालांकि बहुत सी चीजें घटित होती हैं जब 1616 में, मतलब 1616 में नहीं, 1600 में ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण होता है। 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में जब इसका निर्माण होता है। और निर्माण कौन करते हैं? जॉन बट और जॉर्ज बट, जॉर्ज वाइट नामक दो व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा ये कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है। और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है इस कंपनी में क्या होते हैं। 24 आपके क्या होते हैं? शेयर धारक होते हैं। 24 आपके क्या होते हैं? शेयर धारक होते हैं। अब ये जो यहाँ पे कंपनी निर्माण होती है जॉन बट और जॉर्ज वाइट के द्वारा, उसको एक एलिजाबेथ जो प्रथम होती हैं 15 वर्ष का क्या देती हैं? चार्टर एक्ट प्रदान करती हैं कि जाइए आप 15 वर्ष के लिए मैं आपको चार्टर देती हूँ, अधिकार। चार्टर का मतलब दोस्तों होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। अभी हम चार्टर एक्ट भी पढ़ेंगे ना, तो चार्टर का मतलब होता है अधिकार। और ये अधिकार किस चीज के लिए इनको दिया गया था? ये अधिकार दिया गया था भारत में व्यापार के लिए, ना कि शासन करने के लिए। इन पे अधिकार थोड़ा ना था कि जाओ आप भारत जाओ और वहां पे रूल करो जाके, शासन करो जाके। ये तो अधिकार नहीं दिया था ना। केवल किसके लिए? और अंग्रेज भी यही कहते थे कि हम तो भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, हमको तो मजबूरी में आके यहाँ पे शासन करना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई। अगर हम शासन नहीं करते तो हमारा व्यापार भी नहीं चलता, इसलिए उनको व्यापार करने के साथ साथ उनको शासन करना पड़ा था। तो ये व्यापार के लिए इनको चार्टर एक्ट दिया था एलिजाबेथ प्रथम ने। ये बात याद रखना, किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। अब ये एलिजाबेथ प्रथम ने जब दिया था तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मैंने कहानी है वो लिखी नहीं है। यहाँ पे कैप्टन कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1616 में। 1608 में आपके कैप्टन हॉकिंग कार से आते हैं और ये हेक्टर नामक जहाज से आते हैं। मैं पीडीएफ में इस चीज को ऐड करा दूंगा कि ये कहानी भी होनी चाहिए थी। तो हॉकिंस आते हैं और हॉकिंस जब आते हैं तो भारत में आते हैं और भारत में जब देखते हैं मुगल साम्राज्य फैला हुआ है और ये मुगल के होते हुए ये समझ जाते हैं कि हम अपना कारोबार, अपना व्यापार, अपनी कंपनी नहीं स्टेब्लिश कर सकते। तो ये मुगलों से दोस्ती बढ़ाने का काम करते हैं। कई साल रहते हैं, 2-4 साल रहते हैं, मुगलों से दोस्ती करते हैं, मुगलों को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उनके मन की चीजें उनके लिए करते हैं। जैसे कि जहांगीर उस टाइम पे था तो जहांगीर का बड़ा शौक था दारू पीने का, बड़ा शौक था बहुत सी चीजें ऐसी नशे वाली चीजें करने का। तो ये और दारू पीने वाले की तो दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो ये हॉकिंस इस तरह की चीजें उनके पास ले जाते हैं, उनसे इंग्लिश में उर्दू में बात करते हैं तो बड़ा प्रभावित भी होता है वो। और इस तरह से जब वो प्रभावित होता है वो आपको क्या दे देता है? वहां पे कंपनी खोलने की इजाजत दे देता है, दस्तखत कर देता है कि आप भैया खोल सकते हो, व्यापार करो, कोई फर्क नहीं, और हमारा हिस्सा हमको देते रहना। तो वो आपको टैक्स भी देते रहते हैं। तो ये काम चलता रहता है। फिर आपका एडवर्ड टेरी आता है, थॉमस रो आते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो और मतलब जब आते हैं तो अलग अलग चीजें करके जाते हैं भारत में। किसी से किसी ने अधिकार पत्र लिया, किसी ने कंपनी खोलने का वो ले लिया, किसी ने मतलब किलेबंदी का वो ले लिया। तो इस तरह से एक तरीके से ले लेते हैं। वो सारी चीजें हम इतिहास में पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ था। यहाँ पे हम सिर्फ संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। कहानी समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपको एक तरीके से घुमा दी है, वो आप इतिहास में पढ़ लेंगे। इतिहास में मैं ही पढ़ाऊंगा। तो अब ये क्या होता है, वहां पे बाद में एक प्लासी का युद्ध होता है क्योंकि अंग्रेजों का आपका क्या होता है? प्रभुत्व हो जाता है। अब अंग्रेजों का जब प्रभुत्व हो जाता है तो अंग्रेजों को एक युद्ध लड़ना पड़ता है। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं कि अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ता है। 23 जून 1757 को ये युद्ध होता है, प्लासी नाम का युद्ध होता है। और ये जो प्लासी का युद्ध है ये बिहार में लड़ा जाता है, जो कि बंगाल और बिहार उस टाइम पे तो एक ही था, लेकिन वहां पे बाद में क्या है, ये बिहार में अब मतलब पड़ता है एक स्थान। अब यहाँ पे जो प्लासी का युद्ध होता है ये किन के बीच होता है? एक तो आपके होते हैं अंग्रेज, जिनमें अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और जो भारत की तरफ से होते हैं वो होते हैं सिराजुद्दौला। कौन होते हैं? सिराजुद्दौला होते हैं भारत की तरफ से।
और ये लड़ते हैं भैया, लड़ते हैं तो क्या होता है, ये युद्ध तो होता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि युद्ध होता ही नहीं, एक साजिश होती है। और साजिश कौन होता है, साजिश में क्या होता है, मीर जाफर होता है, एक मीर जाफर एक व्यक्ति होता है, वो इन अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है। और वो अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो सेना का मतलब एक तरीके से अधिकारी होता था वो सेनापति होता था। सारी की सारी शक्तियां सेनापति में होती थी, और सेनापति इनका मीर जाफर था। तो सारी की सारी सेना आपकी कहाँ चली गई, रॉबर्ट क्लाइव के पास चली गई, और ये सिराजुद्दौला उसमें मारे जाते हैं। बाद में जो अंग्रेज होते हैं वो इन्हीं मीर जाफर को क्या बना देते हैं, कठपुतली नवाब बनाते हैं। कठपुतली नवाब का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ नवाब रहो, काम से आपको कोई लेना देना नहीं है, काम सारा हम करेंगे, आप सिर्फ कुर्सी पे बैठो। इस तरह से इसको बैठा देते हैं और सारा काम अंग्रेज करते हैं, सारा का सारा पैसा अंग्रेज लेते हैं, इसको सिर्फ नवाब बना देते हैं। फिर एक युद्ध और होता है, क्योंकि स्थितियां तो ऐसी नहीं चलेंगी ना। एक और युद्ध होता है, उस समय क्या होता है, 22 अक्टूबर 1764 का एक युद्ध होता है जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। और ये भी दोस्तों कहाँ होता है, बिहार में ही होता है। ये भी कहाँ पे होता है, बिहार में ही होता है, बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध लड़ने पड़ते हैं अंग्रेजों को, और इन युद्धों के बाद भारत में उनकी सत्ता कायम हो जाती है। तो ये जो दूसरा युद्ध होता है 1764 का, इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, बिहार में लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें रॉबर्ट क्लाइव नहीं होते हैं, इसमें हेक्टर मुनरो लड़ते हैं एक तरफ से, और एक तरफ संयुक्त सेना होती है। संयुक्त सेना कैसी कैसी, एक तो मुगल होते हैं, अवध होता है, बंगाल, ये तीन राज्य मिलके आपका क्या करते हैं, अंग्रेजों से मुकाबला करते हैं। जिसमें मुगल आपका कौन होता है, शाह आलम सेकंड होते हैं, अवध के शुजाउद्दौला होते हैं। देखिए शुजाउद्दौला अलग है और सिराजुद्दौला अलग चीज है। इतिहास में सारी चीजें क्लियर करा दूंगा मैं, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, सारी चीजें, घसीटी बेगम और महेश दास, ये सारी चीजें क्लियर होंगी वहां पे। मीर कासिम, ये तीन लोग होते हैं, जो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला और आपका मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, इनके बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें भी क्या होता है, अंग्रेज इन तीनों को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, तीनों हार जाते हैं बेचारे। और फिर होती है 1765 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में संधि में द्वैत शासन को स्थापित किया जाता है। द्वैत शासन में क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे, यानी कि एक तरीके से आमदनी वाले अधिकार थे, जहाँ पे पैसा मिलेगा, राजस्व मिलेगा, लोगों से लगान मिलेगा, कर मिलेगा, टैक्स मिलेगा, वो सारे के सारे अधिकार आपके किसके पास आ जाते हैं, अंग्रेजों के पास आ जाते हैं। और जब ये अधिकार अंग्रेजों के पास आ जाते हैं, अंग्रेजों के पास ये अधिकार पहुंचते हैं, ये अधिकार जब पहुंचते हैं इनके पास, तो क्या होता है, इनके पास एक भूमि भी होती है, यानी कि भूभाग भी आ जाता है। अब इनके पास अधिकार है, शासन कर रहे हैं, तो इनके पास क्या है, जनसंख्या भी है और संप्रभुता भी है। क्योंकि इनके पास राइट है तो संप्रभुता भी होगी, कोई भी कानून लागू कर सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं, और सारी की सारी सरकार इनकी थी। क्योंकि इन्होंने कठपुतली नवाब बना के रखा था लोगों को, जो राजा थे। तो सरकार भी इनकी हो गई, संप्रभुता भी हो गई, राज्य भी, जनसंख्या भी, भूभाग भी, ये सारी चीजें जब इनके पास आ गई तो इन्हें क्या मिल गया, एक राज्य मिल गया, एक स्टेट मिल गया। और हमने अभी पढ़ा था पिछली क्लास में, जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो राज्य है उसके चार अंग होते थे, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, सरकार। और ये चारों के चारों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों के चारों अब किसको मिल गए, अंग्रेजों को मिल गए। अब जब इनको मिल गए तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, जब राज्य इनके पास है तो इनको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और व्यवस्था बनाने के इनको नियम और कानून बनाने पड़ेंगे। बिना नियम और कानून के कोई व्यवस्था तो चल ही नहीं सकती है। अब ये जो नियम और कानून बनाएंगे, तो कानून निर्माण के लिए ये कहाँ पे कानून निर्माण करेंगे, ब्रिटिश संसद इसका कानून का निर्माण करेगी। ब्रिटिश संसद भारत के लिए कानूनों का निर्माण करके देगी। और इन कानूनों को एक्ट कहा जाएगा या फिर अधिनियम कहा जाएगा। और यहीं से शुरुआत होती है भारत की संवैधानिक यात्रा। तो ये इतना पढ़ना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये नहीं समझते तो आगे का जो पूरा पूरा पेज है वो नहीं समझ पाएंगे। वैसे मैं चाहूँ तो आप लोगों को इतने गहरे लेवल में जाके पढ़ा सकता हूँ कि आप लोग कहेंगे कि क्लास तो बहुत अच्छी थी लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ बोलेंगे। मतलब हालांकि कुछ पढ़ाया तो अच्छा ही होगा लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊं तो, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी फिलोसफी लगने वाली है। लेकिन वहाँ हमें नहीं जाना है, हमें सिंपल से तरीके से समझना है सारी चीज़ों को, कहीं भी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है। जहाँ पे टेक्निकलिटीज आएगी मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा और उसे सिंपल तरीके से लेके आऊंगा।
वहाँ पे भले ही क्लास को टाइम लग जाए, 1 दिन या 2 दिन लग जाए, मैं सिंपल करके लाऊंगा आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें टेक्निकल नहीं लाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे जब हमारी यहाँ से क्या होती है, संवैधानिक यात्रा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारे पास अब क्या हो गया है, अंग्रेजों के पास क्या आ गया, राज्य आ गया, उनको कानून बनाना है, ब्रिटिश संसद बनाएगी और ब्रिटिश से ही बनाएगी है। अब ये कानून जो निर्माण होंगे 1773 से लेकर 1747 तक ये कानून चलेंगे। इतने निर्माण होंगे कानून, देखिए कहाँ कहाँ पे, देखिए इनका 2 पार्ट में डिवाइडेशन भी कर दिया गया है कि ये जो कानून निर्माण होंगे वो 2 तरह से होंगे। 2 तरह से कानूनों का निर्माण होगा। अब वो कौन से होंगे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा, कानून निर्माण होंगे लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी उन शासन का, उन कानूनों का प्रयोग करेगी अपने हितों के लिए। बाद में क्या होगा, जो भारत है, भारत पे ही, मतलब कानून तो भारत के लिए बनेंगे। अब क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन यानी कि सीधे सीधे आपका ब्रिटेन का इस पे प्रभुत्व हो जाएगा सर भारत पे। ब्रिटेन खुद अपने आप गवर्न करने आएगा आपका कहाँ पे, भारत पे। और खुद तो नहीं करेगा, कुछ ऐसे अधिकारी लगा देगा, कुछ अधिकारी उसके ब्रिटेन में ही काम कर रहे होंगे लेकिन उनके पास अंडर किस, वो चार्ज किसका होगा, भारत का चार्ज होगा। और कुछ जो होंगे भारत में ही काम करेंगे और वो भारत की पूरी रिपोर्ट आपकी ब्रिटेन तक पहुंचाएंगे। तो ये कुछ तो आपके क्या होते हैं, ये 1858 का जो शासन है, 1858 से 47 तक, ये ब्रिटिश क्राउन का शासन बोला जाएगा। और जो 1773 से आपका 1853 का है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बोला जाएगा। यहाँ पे जो शासन करती है भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाता है, सिर्फ क्राउन खुद अपने आप शासन करता है यहाँ पे। अब वो कैसे करता है, आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो एक आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है ये क्या होता है, ये जो कंपनी चल रही थी ना, कंपनी ने भारत में बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी, तो उस पर रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए ये एक्ट आया था। उसके बाद एक संशोधन एक्ट आता है, सेटलमेंट एक्ट आता है, 1781 का सेटलमेंट या इसको संशोधन एक्ट भी बोलते हैं। इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया गया था बस, और ज्यादा कुछ नहीं किया गया था, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं हुई थी। फिर एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक व्यक्ति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, क्या नाम, ब्रिटेन के, उन्हीं का नाम होता है जिनमें कुछ पिट्स करके आते हैं, उनका नाम मुझे एक्चुअली पूरा तो याद नहीं है, लेकिन एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का ही नाम होता है, उसी के नाम पे ये एक्ट का नाम रख दिया जाता है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये आपका एक्ट हो गया। फिर एक और अधिनियम आता है, थोड़ा छोटा सा अधिनियम आता है, एक्ट आता है 1786 का। ये 1786 का जो अधिनियम होता है, ये जो लॉर्ड कार्नवालिस हैं उनकी शक्तियों के लिए होता है, उनको कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, इसके लिए होता है। फिर क्या होता है, चार्टर एक्ट आते हैं, 4 चार्टर एक्ट आपके आते हैं ये। एक आपका चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853। ये 20-20 साल के गैप के अंतर पे आते हैं, 20-20 वर्ष के गैप के अंतर पे आते हैं चारों चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर सर क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है दोस्तों अधिकार। अधिकार आता है, कंपनी को कुछ राइट दिए जाते हैं, कुछ अधिकार दिए जाते हैं, आप पढ़ेंगे एकाधिकार की बात की जाएगी बाद में, 20 वर्ष का एकाधिकार, इस तरह से आपका क्या है, एकाधिकार बढ़ाया जाएगा, कहीं पे घटाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, कहीं पे पूरा खत्म कर दिया जाएगा, कहीं पे ये, कहीं पे वो। तो ये 4 आपके क्या होते हैं, अधिकार पत्र रहते हैं, 4 आपके क्या हैं, चार्टर एक्ट रहते हैं। तो ये चार्टर एक्ट पढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, रेगुलेटिंग किसको कहते हैं, चार्टर क्या होते हैं। फिर आपके क्या होते हैं, भारत शासन अधिनियम आते हैं। भारत पे शासन करने का अधिनियम आता है 1858 में आपका आता है, क्योंकि यहाँ से क्राउन अपने हाथ में ले लेता है सारी की सारी चीजें। फिर आपका आता है भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत में एक काउंसिल बनाई जाती है, उस काउंसिल के द्वारा आपके भारत पे क्या किया जाता है, अधिकार किया जाता है, एक तरीके से शासन किया जाता है, एक काउंसिल बनती है, तो इसीलिए उसको काउंसिल अधिनियम बोला जाता है। देखिए जहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब है कुछ ना कुछ। अब ये चीजें जैसे जैसे क्लास बढ़ती रहेगी वैसे वैसे चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। और ये जो काउंसिल एक्ट हैं ये भी आपके कितने हैं, ये भी आपके जो काउंसिल एक्ट हैं ये आपके 3 आपके काउंसिल एक्ट हैं। आपका भारत शासन, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 का आपका भारत परिषद अधिनियम, और आपका क्या है, भारत परिषद अधिनियम आपका 1909 का है, जिसको मोरले मुंटे सुधार भी बोला गया है, मोरले मिंटो सुधार ये बोला गया है। इसके बाद में एक और आता है भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है, भारत पे शासन करने का अधिनियम एक आता है, और वो आपका क्या आता है, उसको बोलते हैं मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार बोलते हैं, ये आपका 1919 में आता है, और मोर्ले मिंटो आपका 1909 में आता है। फिर आपका क्या आता है, भारत शासन अधिनियम, जो आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नहीं पढ़ा है तो मैं ही पढ़ाऊंगा, 1935 का आता है, पता तो होगा ही। फिर आपका आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ पे स्वतंत्रता मिल जाती है भारत को। और यहाँ पे जो भारत शासन अधिनियम है, इससे भारत में शासन करने के बेस बनते हैं। यहीं से आपका संविधान निर्माण की एक तरीके से पूरी कॉपी की जाएगी जब संविधान का निर्माण होगा। तो ये सारे के सारे एक्ट हैं, इनको हम एक एक एक्ट पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को टेक्निकली में नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं एक एक एक्ट के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको समझा ही दी हैं, ये भी समझा दी हैं, लेकिन जब ये यहाँ पे 1935 का अधिनियम आता है, उसके साथ में कुछ चीज़ें और भी निकल के आती हैं, क्योंकि 1947 बहुत दूर बचता है ना। तो यहाँ पे कुछ आते हैं, जैसे अगस्त प्रस्ताव आएगा, क्रिप्स मिशन आएगा, बेबल योजना आएगी, शिमला समझौता आएगा, ये 1935 के बाद की बातें हैं। और कैबिनेट मिशन आएगा, माउंट बेटन योजना आएगी, उसके बाद आपका ये अधिनियम आएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे, अब सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी आपको इसी क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा पहला जो आपका एक्ट है, पहला जो एक्ट है वो हम क्या स्टार्ट करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला ऐसा एक्ट है जो भारत पे क्या है, केंद्रीय प्रशासन की बात करता है, भारत में केंद्रीय नियंत्रण की बात करता है, भारत को क्या है एक तरीके से कानून के अंतर्गत लाने का काम करता है। तो इसको शुरुआत करते हैं, क्या है, कंपनी पर नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया था। ये क्या है, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था, ये कानून बनाया गया था। इसको क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं। अब यहाँ पे जानिए क्या था। सबसे पहले तो ऊपर जो लिखी हैं चीजें उनको पढ़िए। ब्रिटिश संसद द्वारा इसको बनाया गया था, ये भारत के द्वारा नहीं बनाया गया था, ना कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था, ये ब्रिटिश की संसद ने बनाया था, ब्रिटेन में बैठ के बनाया था। और वहां पे ब्रिटेन का जो राजा था उस टाइम पे जॉर्ज तृतीय था। कौन था, जॉर्ज तृतीय, जो कि 1760 से लेके 1820 तक रहता है। अब इससे आपको ये सुविधा हो जाएगी कि ये 1820 तक जो भी एक्ट आएंगे उसमें जो राजा होगा वो जॉर्ज तृतीय ही होगा। प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, और बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग था। कौन था, बंगाल का जो गवर्नर था उस टाइम पे लॉर्ड बारेन हेस्टिंग था। ये भी 1773 में कौन होता है, लॉर्ड बारेन हेस्टिंग होते हैं। इन्हीं को तो बनाया जाता है आपका गम मतलब बंगाल के गवर्नर होते हैं, इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है बाद में। अब यहाँ पे जो चीजें थी, क्यों आया था, इसके कारण जान लीजिए। कारण क्या है इनके, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, कंपनी इतना भ्रष्टाचार कर रही थी, लोगों का माल इतना लूट रही थी, मतलब लोगों का माल भी लूट रही थी, भारत को भी लूट रही थी। और कंपनी के जो लोग थे वो इतने करप्ट हो चुके थे कि ब्रिटेन को फायदा नहीं हो रहा था, मतलब वहाँ जो टैक्स देना था वो भी नहीं दे रहे थे, और उल्टा ब्याज मांग रहे, मतलब लोन मांग रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें, एक तो भ्रष्टाचार हो रहा था, और कंपनी की दयनीय आर्थिक स्थिति, कंपनी कब मतलब घाटे में जा रही थी। लोग माल कमा रहे थे, अपना प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन कंपनी क्या कर रही थी, घाटे में जा रही थी। क्या क्या घाटे में चल रहा था कि कंपनी इतनी घाटे में थी कि 60 लाख पाउंड का ऋण हो चुका था कंपनी के ऊपर, जो कि ब्रिटेन से लिया था कंपनी ने व्यापार करने के लिए। तो 60 लाख पाउंड का ऋण हो चुका था, और 4 लाख पाउंड जो प्रतिवर्ष देना होते थे ना, बाहर कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड को जो 4 लाख पाउंड प्रतिवर्ष देती थी, उसमें छूट मांग रही थी कि आप ऐसा करो 4 लाख पाउंड मत लो, थोड़ा कम ले लो। तो ये छूट भी मांग रही थी, एक तो ऋण भी था। और क्या था, 10 लाख पाउंड मांग रही थी, मतलब उधार मांग रही थी कि 10 लाख पाउंड और हमें ऋण दे दीजिए, मांग रही थी, ऋण मांग रही थी, उधार मांग रही थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी, इतनी बुरी स्थिति थी आपकी कंपनी की। तो आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या बताया गया है। बंगाल में क्या हुआ था, अकाल और मैसूर युद्ध के कारण बंगाल में अकाल भी आ गया था। तो ये भी एक कारण था इसको लाने का, क्योंकि अकाल पड़ रहा था और जो कंपनी के लोग थे वो मौज कर रहे थे। और मैसूर युद्ध भी हुआ था उस टाइम पे, तो बड़ी हानि भी हुई थी कंपनी को, मतलब ब्रिटेन के लोगों को, क्योंकि पैसा तो उन्हीं ने दिया था, लेकिन लोग अपना माल कमा रहे थे। बंगाल में द्वैध शासन आ गया था। द्वैध शासन आपने समझ लिया बक्सर के युद्ध के बाद, कि सारा का सारा राजस्व तो अंग्रेज बटोर रहे थे, और जो जो माल मतलब क्या होता है, राजा आपका क्या था, वो सिर्फ खाली बैठा हुआ था, सिर्फ एक कठपुतली बना दिया गया था। तो फिर भी आपका क्या है, कंपनी क्या है, घाटे में चल रही थी। तो इसीलिए ये कानून लाया गया था, ये मतलब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको थोड़ा नियंत्रण में लाने के लिए
ये लाया गया था। अब इसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या थे, ये आपका मैंने यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्ट लिखे हैं। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्ट और कुछ भी नहीं, ये कंपनी में जो संख्या थी वही है, जो कंपनी जो 24 लोगों ने स्टार्ट की थी वही है। और इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, इसमें क्या है, इसके 1/4 व्यक्ति मतलब कि 6 व्यक्ति हर 4 साल बाद क्या होते रहते थे, रिटायर होते रहते थे, हर 4 साल बाद नए आते रहते थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका जो कार्यकाल होता था वो 4 साल ही होता था व्यक्ति का, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट का। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जो प्रमुख प्रावधान है ये कोई प्रावधान नहीं था, ये कोई प्रावधान नहीं था, ये बिल्कुल ऐसे ही मैंने ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने का भी मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन मुझे भी नहीं पता मैंने ये क्यों ऐड कर दिया है। अब ऐड किया है तो कोई ना कोई कारण है। 24 क्या है इसके सदस्य थे, किसके, कंपनी के। अब इस कंपनी पे क्या है, क्या किया गया था, जो बंगाल का जो गवर्नर था ना, जो बंगाल का गवर्नर था आपका वारेन हेस्टिंग, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। और प्रथम जो बना था वो आपका कौन बना था, वारेन हेस्टिंग बनता है प्रथम गवर्नर जनरल। अब आगे क्या है, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। गवर्नर जनरल तो बनाया ही गया था, बंगाल में क्या बनाया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। और गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया था। अब यही चीज बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, ये एक्ट में से सबसे दिक्कत वाली यही चीज है कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। देखिए गवर्नर जनरल था और उसके काम करने के लिए 4 व्यक्ति और लगाए गए थे, मतलब जो उसको सलाह भी दे सकते थे और उसकी हेल्प भी कर सकते थे। उसी को उसकी परिषद बोला गया था, उसी को उसकी काउंसिल बोला गया था, उसी को उसका क्या है, काउंसिल बोला गया था। तो ये बनाई गई थी, 4 सदस्य उसको दिए गए थे कि आप इनका यूज कर सकते हो किसी भी तरह से। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो मद्रास है और बम्बई है, इनके जो गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल में भी तो गवर्नर था, और जो बंगाल 3 प्रेसिडेंसी थी उस टाइम पे, मद्रास, बम्बई और बंगाल। तो मद्रास और बम्बई जो थे, मद्रास और जो बम्बई थे, इनके जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन थे। बात समझ में आई होगी कि जो मद्रास है और बम्बई है, इनके जो गवर्नर जनरल हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करते थे। ये बात आप लोगों को यहाँ से पता लगती है, इस एक्ट से पता लगती है। और इसी एक्ट के जरिए आपका क्या हुआ था, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी वो आपकी 1774 में की गई थी। लेकिन एक्ट अगर पूछे किस एक्ट से की गई थी तो 1773 में की गई थी, 1773 के एक्ट से, लेकिन 1774 में की गई थी। तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट जो आज का सुप्रीम कोर्ट है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये थी इसमें कि अगर कुछ भी ऐसा वैसा होता था तो आप ब्रिटेन में जाके इसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते थे कि सर ये न्याय नहीं हुआ है और मुझे इसमें शंका है, तो आप ब्रिटेन में जाके अपील कर सकते थे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या है इस टाइम पे, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया, अब जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके खिलाफ आप कहीं भी आप कुछ भी नहीं करा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप राष्ट्रपति के पास तो जा सकते हो, वो भी आपको मृत्यु दंड की सजा है तब। अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसमें जो चीफ जस्टिस थे, एलिजा एम्पे थे चीफ जस्टिस, और 3 आपके अदर जज थे जिनको चैम्बर्स, लेमिस्टर, हाइट, ये 3 नाम के व्यक्ति थे। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी घटित होती है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना महाअभियोग, इसको समझिए। ये जो एलिजा एम्पे थे और ये जो वारेन हेस्टिंग थे, ये बड़े ही अच्छे मित्र थे, बड़े ही अच्छे फ्रेंड थे। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो वारेन हेस्टिंग होते हैं, इनका किसी एक ब्राह्मण से थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, जिसका शायद नाम नंद कुमार बोस होता है, नंद कुमार घोष ऐसे कुछ नाम होता है। तो उससे कुछ इनकी प्रॉब्लम चल रही होती है। तो क्या होता है, ये जो वारेन हेस्टिंग है इस पे क्या कर देते हैं, नंद कुमार पे यहाँ पे क्या कर देते हैं, मुकदमा कर देते हैं। और ये जो एलिजा एम्पे होते हैं ये इनके बड़े अच्छे फ्रेंड होते हैं। तो ये एलिजा एम्पे से कहते हैं इस नंद कुमार को भैया फांसी दिलवा दो, किसी भी तरह से इसको फांसी दिलवा दो, तो बड़ा आपका क्या होगा, मेहरबानी होगी। तो ये क्या करते हैं, अब ये बिल्कुल बेकसूर था, ये जो था आपका, ये बिल्कुल बेकसूर था, इसको ये फांसी दिलवा देते हैं। तो बाद में जब फांसी हो जाती है, तो जब ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन का राजा जब वारेन हेस्टिंग को वापस बुला लेता है, तो इस पे क्या किया जाता है, महाअभियोग लगाया जाता है, क्योंकि ये निर्दोष को फंसा देता है, उसको फांसी की सजा दिला देता है। तो क्या था, इस पे महाअभियोग लगाया जाता है, किस पे, वारेन हेस्टिंग पे, और इसको हटा दिया जाता है। तो ये सारी बात होती है। लेकिन आपको याद रखना है, पहला आपका गवर्नर जनरल कौन है, वारेन हेस्टिंग ही है। और बंगाल का गवर्नर भी पहला वारेन हेस्टिंग ही है। लेकिन
अगर आपको पूछा जाए कि बंगाल का, जैसे बंगाल का गवर्नर पहला नहीं, बंगाल का गवर्नर होता है आपका कौन, बारेन हेस्टिंग, लेकिन पहला गवर्नर पूछा जाए तो लॉर्ड आपका कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव होता है, क्योंकि वही तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ता है, तो वहीं से वही बनता है। मैं आगे एक लेके आया हूँ जिसमें मैं सारी चीजें क्लियर करा दूंगा कि कौन कहाँ पे क्या था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कंपनी के लोग थे वो क्या उपहार भी ले रहे थे, रिश्वत भी ले रहे थे, निजी व्यापार भी रख रहे थे, तो इस पर क्या है प्रतिबंध लगाया गया था, क्योंकि लोग निजी व्यापार खोल रहे थे। मतलब कंपनी में जैसे होता नहीं आप लोग, जैसे आजकल क्या क्या होता है, जैसे कि टीचर्स लोग क्या होते हैं कि एक तो सरकारी टीचर होते हैं और ऊपर से क्या करते हैं वो प्राइवेट अपना इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं कोचिंग के लिए, तो वही आपका क्या था, एक तरीके से ये प्राइवेट व्यापार भी करते थे और कंपनी में नौकरी भी करते थे। तो इस चीज पे रोक लगाई गई कि कोई भी किसी का उपहार गिफ्ट निजी कुछ भी नहीं ले सकता है, क्योंकि उपहार क्या है, एक तरीके की रिश्वत ही होती है। तो ये सारी चीजें थी। और इस एक्ट का क्या था, महत्व क्या था कि भारत में ब्रिटिश संसद का प्रथम नियंत्रण स्थापित होता है और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ती है। तो ये इसका महत्व था, इस आपके क्या है रेगुलेटिंग एक्ट का, ये इसका क्या है इम्पोर्टेंस था। अब आगे जो हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपका क्या है यही है। तो क्लास आपको कैसी लगी ये बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हम इस पर पीडीएफ जरूर डाल देंगे। और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।